हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आइज़ दरबार। डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 27 अगस्त है। इम्पॉर्टेंट डिस्कशन में इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखेंगे, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी होगा। लेकिन जैसा कि रोज़ हम लोग कोटेशन से शुरुआत करते हैं, तो आज भी कोटेशन है और मार्टिन लूथर किंग का ये कोटेशन है। वन हैज़ अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिसओबे अनजस्ट लॉज। तो ये हम लोग कई जगह पर यूज़ कर सकते हैं। एथिक्स में खास करके ये आपके काम आएगा कि अगर ऐसे कानून बने हुए हैं जो अन्यायपूर्ण हैं, जिससे कि न्याय नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कानूनों की भी अवहेलना होनी चाहिए और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ये इसका मतलब है। तो अपने समझ के अनुसार से कि रोज़ आपको कोटेशंस वगैरह दिए जाते हैं, आप इसका कितना फ़ायदा उठा रहे हैं आई डोंट नो। आप लोग इसको याद भी कर रहे हैं कि नहीं, एक जगह पर लिख रहे हैं कि नहीं, बिकॉज सिर्फ डिस्कशन को सुन लेना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि उसको आगे कंटिन्यू करना, उसको आगे लेकर के जाना, याद रखना चीज़ों को, ये सब भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ऐसे कोटेशंस को आप लोग एक जगह पर नोट ज़रूर कीजिए जो टू द पॉइंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको यूज़फुल लगते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में, जानते हैं क्या कुछ होने वाला है आज। और आज डिस्कशन में हम लोग दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। लॉन्ग रोड अहेड, जिसमें हम आरबीआई की पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे, और दूसरा एक आर्टिकल है, बड़ा सा एडिटोरियल पेज पर ही है, यूजीसी एंड स्टेट। तो यूजीसी और स्टेट यानी यहाँ पे एक तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं एजुकेशन पॉलिसीज़ को लेकर के, उसके बारे में भी लिखा हुआ है। तो विल डिस्कस डिटेल क्या क्या कानूनें बनी हुई हैं और कहाँ कहाँ पर फ्लॉ है। इसके अलावा इकोनॉमी वाले आर्टिकल में कुछ हमें इंपॉर्टेंट टर्म्स मिलने वाले हैं, और एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है जो आज रिलीज़ हुआ है, उस पर कुछ रिपोर्ट आई है नीति आयोग की, जिसके बारे में हम न्यूज़ में डिस्कस करेंगे। तो आज के न्यूज़पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं मिला मुझे, और जो भी मुझे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ मिला है उसको मैंने शामिल कर दिया है। तो इसमें आज जो आपको बैकग्राउंडर में पता चलेगा, उसमें हम लोग बात करेंगे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की, क्या होता है ये, इसका डेफिनेशन, क्राउड इन क्या होता है, ऐसा आपने कई बार पढ़ा होगा, क्राउड इन क्राउड आउट का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये। इसके बाद यूजीसी से जुड़े हुए कुछ अच्छे फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट न्यूज़। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन शुरुआत में दे दिए जाते हैं और आपको लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलता है। तो जो नए लोग हैं वो इस बात पे थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वहाँ तक आपको जाना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बिकॉज कई बार इन्फॉर्मेशन नहीं होने पर भी जब आप क्वेश्चंस को देखते हैं, तो एक तो वहाँ से आपको आइडिया लगता है, आपका आंसर जो है आप गेस कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि जब आप क्वेश्चन को देखते हैं और फिर आप पढ़ाई पर जाते हैं, बुक्स पर जाते हैं या न्यूज़ पर जाते हैं, तो आपको वो जो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स होते हैं वो आपके दिमाग में हिट करते हैं और आपको चीज़ें याद रहती हैं। तो इसीलिए जो ये इस पूरे सेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, भले ही आपने मेगा करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा होगा या न्यूज़पेपर आपने अभी शुरू किया होगा, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए, फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर उसका आंसर जो दिया जाता है उसको भी देखिए। तो खैर आज हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको यहीं पर जो कल का क्वेश्चन था उसके आंसर को मैं समझाऊंगी, इसका आंसर ये ऐसा है तो कैसे है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन है। जिसने अभी तक आईएएस दरबार आंसर रिव्यू ग्रुप बना है टेलीग्राम पर, ज्वाइन नहीं किया है, वो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। मैं रोज़ बोलती हूँ, आईएएस दरबार आंसर रिव्यू का ग्रुप है टेलीग्राम पर। यहाँ पर आप अपने इन आंसर्स का पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं, और जो आपके कॉलीग्स हैं, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, वो आपके आंसर को रिव्यू करते हैं। कई बार जो हमारे एडमिन हैं उनके द्वारा भी किया जाता है उसको रिव्यू। तो आप लोग प्लीज़ आंसर वगैरह लिख करके अपने ग्रुप पर पोस्ट किया करें। तो इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का फर्स्ट न्यूज़ जो आप देखने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट इज़ इंडेक्स, और इसका नाम है द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। तो ये 2020 का लॉन्च हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, नाम में ही लिखा हुआ है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट होती है ये नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ की जाती है। तो प्रीलिम्स का जो पहला फैक्ट आपका बनता है कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स किसके द्वारा निकाला जाता है, रिलीज़ किया जाता है, तो आंसर में होगा नीति आयोग। दूसरा कि इस बार क्या कुछ देखा गया। अब अगर आपको मेंस में ऐसे रिपोर्ट्स को यूज़ करना है तो आप कैसे और कहाँ पर यूज़ करेंगे। तो नीति आयोग के इस रिपोर्ट में चीज़ों को पर्टिकुलरली बताया गया कि कहाँ कहाँ पर कमी है, या जो राज्य हैं वो कैसे इन इंडेक्स को अचीव करने में पीछे रह गए, खास करके ट्रेड सपोर्ट के मामले में, ग्रोथ ओरिएंटेशन एज वेल एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये तीनों ही चीज़ों में कई ऐसे राज्य हैं जो पीछे रह गए, जिन्होंने अपने यहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, सपोर्ट सिस्टम को डेवलप नहीं किया, ताकि उनके यहाँ पर एक्सपोर्ट बूस्ट हो सके। ध्यान दीजिएगा, क्यों ये बनाया जाता है, क्यों निकाला जाता है इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट
को बूस्ट करने के लिए जो स्टेट है उनमें आपस में कैसे कंपटीशन को बढ़ाया जाए, कैसे एक पॉजिटिव कंपटीशन यहाँ पर इंश्योर हो, इसके लिए रिपोर्ट बनाई जाती है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ का एक्सेस करते हैं, जब हम किसी चीज़ को पता लगाते हैं, तो बहुत सारी खामियां भी समझ में आती हैं, और फिर जो राज्य हैं उनमें कंपटीशन भी क्रिएट होता है कि वो अपने यहाँ पर कैसे अच्छे अच्छे मेजर्स लेकर के आएँ और इन जो इंडेक्सेस हैं या रिपोर्ट्स हैं उसमें टॉप रैंक हासिल करें। तो ये इम्पॉर्टेंट है, नीति आयोग इसको निकालती है, ये आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपने पहले आर्टिकल पर चलते हैं। पहला आर्टिकल है लॉन्ग रोड अहेड। लॉन्ग रोड अहेड में हम इकोनॉमी का सेक्शन देख रहे हैं। इसमें आरबीआई की जो पॉलिसीज़ हैं क्या हैं, किस तरीके से हैं। तो जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी वाला सेक्शन आता है शुरुआत में ही, और उसमें क्या फंक्शंस वगैरह हैं उस सिलेबस के सेक्शन में आप इस डालेंगे इस न्यूज़ को। देखिए क्या कुछ कहा गया है इसमें। तो आपको याद होगा हमने कल डिस्कस किया था कि एक आरबीआई के द्वारा एक डाटा रिलीज़ है और वो एनुअल रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है। उसमें आरबीआई ने क्या बताया है, आरबीआई ने बताया कि जो रिकवरी है वो इतना आसान नहीं है, पहले तो ये बताया। दूसरा कि अगर हमें रिकवरी को बढ़ाना है, रिकवरी करनी है और जल्द इकोनॉमी को अपने नॉर्मल लेवल पर लाना है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। आपको याद होगा कल हमने इस रिपोर्ट को डिस्कस किया। उसी पर ये आर्टिकल लिखा गया है कि करंट क्राइसिस जो है कोरोना वायरस की वजह से वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो चुकी है, एंड इसका को रिकवर करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, ताकि आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में क्लियर कर दिया। रिपोर्ट कोलैबोरेट्स द व्यू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर plateauing at lower level and that are normalization of the activities to pre-COVID level unlikely in the near term. तो इट इज़ वेरी टफ कि जो हमारा प्री कोविड का कंडीशन था, देखिए प्री कोविड कंडीशन मैं आपको लगातार बोलती हूँ कि इस प्री कोविड कंडीशन में भी कोई बहुत पॉजिटिव सिनेरियो नहीं था इकोनॉमी का। उस समय भी स्लो डाउन की स्थिति ही थी भारत में, और इस कोरोना वायरस की वजह से चीज़ें और भी ज़्यादा वर्स्ट हो गई। तो अगर हम प्री कोविड लेवल तक भी जाना चाहते हैं तो वो भी इतना इजी वे नहीं होगा, क्योंकि कई सारी जगह पर, कई सारे राज्यों में रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। हालांकि कई जगह पर इसको अभी लॉकडाउन को ईज भी किया गया, रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म किया गया, कम किया गया। और नाउ सेंट्रल बैंक एक्सपेक्ट्स द इकोनॉमी टू कंट्रीब्यूट टू कॉन्ट्रैक्ट इन द सेकेंड क्वार्टर एंड द करंट फाइनेंशियल ईयर एज वेल। तो इनका कहना है कि अभी हालांकि कुछ जगह पर ईज तो किया गया है, लेकिन जो सेंट्रल बैंक का डाटा है उसके अकॉर्डिंगली ये भी और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कंजम्पशन साइड से, क्योंकि जो डाटा है वो यही बता रहे हैं कि कंजम्पशन कम हो गया है, बिकॉज जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ बर्डन है वो बढ़ चुका है हाउस होल्ड्स के ऊपर, राइट। एंड इसकी वजह से कई सारी और परेशानियाँ आ गई है। कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जॉब नहीं है और लोगों के पास इनकम नहीं है। Now the household financial liability fell to 2.9% of the gross national disposable income. तो GNDI क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब होता है कि वो अमाउंट जो आप खर्च कर सकें, कंज्यूम कर सकें। ये बहुत ही सिंपल से शब्दों में मैंने आपको बताया है। तो क्या होता है, जो आपका टोटल इनकम होता है उसमें से आपको कुछ टैक्स पे करना होता है कहीं पर, और इन्वेस्ट करना होता है, तो उसके बाद जो आपके पास अमाउंट बचता है, यानी कि दैट इनकम अवेलेबल टू द नेशन फॉर फाइनल कंजम्पशन एंड ग्रॉस सेविंग। तो जो फाइनल कंजम्पशन के लिए आपके पास अमाउंट बचता है, या फिर आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं पर, या ग्रॉस सेविंग में रख सकते हैं, तो वो आपका नेशनल डिस्पोजेबल इनकम होता है। और जब हम पूरे नेशनल लेवल पर बात करेंगे, ओवरऑल देखेंगे, तो वो ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगा। तो यही है GNDI जो आपको समझना है, याद रखना है। लेकिन अभी न्यू रिपोर्ट क्या बताया, रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये जो GNDI है ये कम हो गया है। 2018-19 में ये 4% था, लेकिन आज ये कितना है, ये मात्र 2.9% है। 2.9% है, यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि लोगों के पास इनकम नहीं है और अनसर्टेनिटी भी बढ़ती जा रही है, बिकॉज जॉब लॉस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से हम ये एक्सपेक्ट अभी बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं कि लोग इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में और जो एक नॉर्मल कंडीशन है वो आ जाएगी। तो आई होप ये पूरा क्लियर हो रहा है आपको। एंड कंपनीज हैव यूटिलाइज द कैश फ्लो फ्रीड अप ड्यू टू द रिडक्शन इन द कॉर्पोरेट टैक्स रेट to meet their loan obligations and build up their cash reserve, indicating limit appetite for launching fresh investment। भाई जिस तरीके से एक हाउस होल्ड सोच रहा है, अगर हाउस होल्ड के पास पैसे कम पड़ गए हैं तो वो खर्च नहीं करना चाह रहा है,
वैसे ही कंपनी भी तो है, कंपनी के पास भी कैश फ्लो कम हो गया है। अब जो कैश फ्लो बचा हुआ है उसको कैसे वो यूटिलाइज करें। तो यहाँ पर अब नॉर्मली कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं रहा, तो ऐसे में लोग एम्प्लॉयज़ को कम कर रहे हैं, बहुत सोच समझ करके खर्च कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि मार्केट में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। ये देखिए, कल जब हमने डिस्कशन किया था तो कल हमने रूरल इकोनॉमी की बात की थी, ओके। और रूरल इकोनॉमी में बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर चीज़ें बूस्ट हो रही हैं, चीज़ें आगे जा रही हैं, इकोनॉमी सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन वो बहुत, उसको हम लॉन्ग टर्म नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा जोनर है जहाँ पर कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता। तो अभी हम खरीफ को बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अगर वो उस तरीके से चीज़ें चलेंगी तो आगे भी चीज़ें अच्छी रहेंगी। लेकिन अगर बीच में कुछ भी गड़बड़ होता है तो एक सेकंड में जो समय वो इधर से उधर हो जाता है। तो रूरल इकोनॉमी की नहीं, आज हम यहाँ पर अर्बन सेक्टर की बात कर रहे हैं, ओवरऑल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लाइव करती हैं। जैसे कि आज एक और आर्टिकल आया हुआ है कि भारत में सर्विस सेक्टर अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है लोगों को जॉब देने में। लेकिन जितने भी अभी सरकार की इन्वेस्टमेंट्स ही आई हैं या फिर जो भी अनाउंसमेंट्स आए हैं, उसमें सर्विस सेक्टर को बहुत इग्नोर किया गया है, ये आर्टिकल में लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम सेम चीज़ को लेकर के आते हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि कंपनियाँ जॉब को कम कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। अगर आपने इस बार का जो नए न्यू कमर्स हैं, अगर आपने ये देखा है कि जो कंपनी जैसे नए इंजीनियर्स को हायर करती है, तो आप देखिए जो जॉब पोस्ट है वो कितना कम निकाल रही है। अगर आप में से कोई बीटेक वगैरह कर रहा हो, आपके घर में कोई करे, आपको मालूम होगा कि जितनी भी ये कंपनीज़ हैं ये बहुत कम जॉब को लेकर के आई हैं, मतलब आधे से भी कम जॉब को लेकर के आई हैं। और उनको लेने वाले जो लोग हैं, उस यानी कि उस पोस्ट के लिए जो एलिजिबल लोग हैं, वो उसके डबल ट्रिपल नंबर्स में, राइट। मतलब अगर 10 सीट है तो उसमें जॉब लेने के वालों की संख्या करीबन 30 से 35 तो नहीं, यहाँ पे आप 300 बोल सकते हैं, इस तरीके से है। 300 लोग 10 सीट के लिए काम कर रहे हैं। तो यही, इससे ये एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, वो भी काफ़ी सोच समझ करके खर्च कर रही है। क्योंकि जो रिस्क है हाउस होल्ड और कॉरपोरेट सेक्टर दोनों जगह पर ही बहुत ज़्यादा है। और ये रिस्क कैसे कम होगा? तो ये रिस्क कम होगा अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगी तब, राइट। अब यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है क्राउड इन का। आप अक्सर पढ़ते हो और कंफ्यूज जाते हैं कि क्या है। तो क्राउड इन का सिंपल सा मतलब होता है कि जब सरकार, जब गवर्नमेंट अपने यहाँ पर इन्वेस्ट करने लग जाए, ठीक है। तो जब फिजिकल एक्सपेंडिचर बढ़ने लग जाए, गवर्नमेंट खर्च करने लग जाए, एक्सपेंडिचर को बढ़ाने लग जाए, तो अपने आप जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो भी पैसा फिर मार्केट में लगाने लग जाते हैं। बिकॉज उनको एक पॉजिटिव, एक होप नज़र आता है कि उनका पैसा कई गुना बन करके उनको वापस मिलेगा। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ कही गई है, इसी को हम क्राउड इन बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ कही गई है कि आरबीआई ऑल्सो नोज दैट पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंडेड बाय द मोनेटाइजेशन ऑफ द एसेट कुड रिवाइव द एंड क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो अगर अगर यहाँ पे गवर्नमेंट जो है एसेट को मोनेटाइज करके या अदर वे में रिवाइव करती है इकोनॉमी को, तो चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं। एंड एनएसओ का जो डाटा था, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, याद होगा इसमें सीएसओ और एनएसएसओ को अब मर्ज कर दिया गया है। और एनएसओ अब वो ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट का डाटा, इन्फ्लेशन वगैरह का डाटा, ये सब चीज़ें बताएंगी कि कैसा कितना चल रहा है ओवरऑल। तो इसमें इनका जो डाटा था उन्होंने ग्रोथ को एक्सपेक्ट किया था फर्स्ट क्वार्टर में, इंडिकेटिंग दैट द एक्सटेंट ऑफ द स्लम ड्यूरिंग द पीरियड अर्ली नेक्स्ट वीक श्योरली द आरबीआई शुड प्रोवाइड इट्स ओन असेसमेंट ऑफ द इकोनॉमी and how the economy activity is shaping up over the medium term to help guide policymakers and future course of action। तो अभी जैसे कि आज 27 तारीख है, तो आज ही एक एमपीसी मीटिंग होने वाली है जीएसटी काउंसिल की, राइट। तो उस उनमें क्या चीज़ें बनती हैं, किसको किस स्लैब में डाला जाता है, ये हम लोग कल ऑब्वियसली आर्टिकल में आएगा तो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो पॉलिसी मेकर्स हैं ना, उनका आज बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए किस तरीके से पॉलिसी बनाते हैं और वो पॉलिसी सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो और उसका जो फाइनल आउटकम है वो वैसा ही मिलना चाहिए जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हमने डिस्कस किया था पहले भी, कि पॉलिसी मेकिंग्स तो हो जाती हैं बट उसके जो आउटकम्स हैं वो रिवर्स में चले जाते हैं, राइट। तो ये चीज़ें अभी गवर्नमेंट को, आरबीआई को, हर किसी को एक तालमेल बिठाने की यहाँ पर ज़रूरत है। अगला आर्टिकल देखते हैं, यूजीसी वर्सेस स्टेट। तो ये जो आर्टिकल लिखा गया है इसमें यूजीसी का एज वेल एज जो गवर्नमेंट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो लॉज हैं, उनका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी है।
और राज्य को लेकर के लिखा गया है कि राज्य सरकारों को अभी इस समय में कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। जैसा कि आपको इसका बैकग्राउंड मालूम होगा कि कई सारी जगहों पर एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाया जा रहा है ना? और उसमें यहाँ पर जो डिस्कशन है वो यूजीसी की जो रीसेंट अनाउंसमेंट्स हैं, रीसेंट एक्टिविटीज़ हैं, उनको लेकर के है। तो यूजीसी ने क्या कहा है? यूजीसी ने कहा है कि जो गवर्नमेंट्स हैं, यहाँ पे टारगेट किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स को, ताकि जो गवर्नमेंट हैं वो इनक्रोच कर रही हैं, ठीक है, किस चीज़ में? हायर एजुकेशन में। क्योंकि कुछ ऐसे राज्य सरकार हैं जो ये चाह रहे थे, खास करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट वगैरह ये चाह रही थी कि इस समय में जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है कॉलेज स्टूडेंट्स का, उसको कैंसिल कर दिया जाए और नॉर्मल एक ग्रेड को अवॉर्ड कर दिया जाए बच्चों को और आगे प्रमोट कर दिया जाए। ओके, लेकिन यूजीसी इसके खिलाफ है। यूजीसी का मानना है कि ऐसा करने से जो स्टैंडर्ड है वो डाइल्यूट होगा और परेशानी आएगी, और ये सेम चीज़ जो आईआईटी वर्क का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है उसके लिए भी कहा जा रहा है। और साथ में यूजीसी का ये भी कहना है कि स्टेट के इस तरीके के एक्शंस जो हैं वो इनक्रोच कर रहे हैं किस चीज़ में? जो कानून बने हुए हैं हायर एजुकेशन को डिटरमिन करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, वो कानून बने हुए हैं शेड्यूल 7, याद है ना, लिस्ट है शेड्यूल 7 में, और उस लिस्ट में जो एजुकेशन है वो लिस्ट 1 में रखा गया है। एंट्री 66 के अंतर्गत ये वायलेट कर रहे हैं रूल को, ऐसा यूजीसी ने आरोप लगाया राज्य सरकार के ऊपर। नाउ दीज ब्रॉड क्लेम्स मस्ट बी एग्जामिन केयरफुली। तो ऐसे जो क्लेम्स लगा रही है यूजीसी स्टेट के ऊपर, इसको एग्जामिन किया जाना चाहिए कि ये कितना सही है कितना गलत है। अब देखिए राइट नाउ जो जितने भी ग्रेजुएट्स हैं आर लूजिंग द जॉब अपॉइंटमेंट्स। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली एक तो जॉब नहीं है बहुत ज़्यादा, दूसरा लोगों को फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है। तो अगर फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो जॉब वो नहीं अवेल कर सकते हैं। एंड एंट्री 66 जिसका भी हमने जस्ट जिक्र किया, जिसमें कि ये हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने की बात कही गई है, लिस्ट 1 में आता है वो, दैट कोऑर्डिनेशन एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, उसमें मेंशन्ड है कि उसमें सेंटर का रोल होगा। आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इसको पूरे को कोऑर्डिनेट करने में रोल किसका होगा? सेंटर का होगा। एंड रिपीटेडली यूज्ड बाय द सेंटर टू शेप द काउंटोर ऑफ द पॉलिसी एंड गवर्नेंस। In fact, it is the basis of UGC Act 1956। तो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है कॉलेज टीचर्स के लिए, उनका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है ना। इसके अलावा आईआईटी एक्ट भी आया है 1961 का, जिसके थ्रू जेई के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं एंड गेट के भी एग्ज़ाम उसी के थ्रू कंडक्ट होते हैं। फिर 2016 में अमेंडमेंट के बाद एक इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट आया, इसको हमने जिक्र भी किया था, और इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट को अमेंड किया 2016 में, और उसके बाद नीट के एग्ज़ाम को प्रपोज किया गया कि एक ऑल इंडिया मेडिकल एग्ज़ाम होगा, यानी कि जो भी आप मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं उसके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसका नाम है नीट। और अभी सरकार इसको लॉन्च कर रही है कि वो बोल रही है कि आईआईटी जेईई का भी एग्ज़ाम होगा और नीट का भी एग्ज़ाम होगा सितंबर में, जिसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन हो रहा है एज यू नो। तो यहाँ पे जो हायर एजुकेशन को किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, ये अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक थिंग्स बन गया है आज के समय में। नाउ दिस लेड टू थाउजेंड ऑफ रिसर्चर्स पेपर इन द वर्थलेस जर्नल्स एंड हंड्रेड करोड़ स्पेंड ऑन द एग्जॉटिक रिसर्च एरियाज। तो इनका कहना है कि अब जब सेंटर हर चीज़ को एक्सक्लूसिवली देख रही है और ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल हो रहा है, तो फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं इतने ज़्यादा, उसका फिर क्या औचित्य है यहाँ पर? फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का आपको पता होगा, जो नई पॉलिसी आई है एनईपी की 2020 में, उसमें आपको पता है ना बहुत कुछ बदला गया, और हायर एजुकेशन को लेकर के भी स्पेसिफिकली बात कही गई है कि हायर एजुकेशन के को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा देश में, ठीक है। उसके बाद जो प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन है उसके लिए कहा गया है कि कैसे कैसे अलग अलग लैंग्वेजेस को दिया जाएगा। तो ये सब कुछ वहाँ पर एनईपी में अलग सिरे से फिर से बताया गया है। एंड इनेबल पर्सनल अकम्पलिशमेंट एंड द एंटाइटलमेंट द एंड कंस्ट्रक्टिव पब्लिक एंगेजमेंट एंड प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन टू द society. But what is the concrete term for student, institution, state and nation? तो ये जो अगर हम यहाँ पर पॉलिसीज़ की बात करते हैं, हायर एजुकेशन को मेंटेन करने की बातें हैं, तो बात करते हैं तो उसका पर्टिकुलर पर्पस क्या है यहाँ पर? एजुकेशन में ऑब्वियसली स्टूडेंट की भागीदारी है, स्टूडेंट के लिए सोचा जा रहा है, या फिर स्टूडेंट को यहाँ पर इसके अगेंस्ट में जाने की ज़रूरत पड़ रही, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए कई सारे सवाल उन्होंने उठाए हैं कि जो राज्य है वो क्या कर रही है। कैन स्टेट रिलाई ऑन कॉलेजेस फॉर रिसर्च ऑन ड्रिंकिंग वाटर?
तो क्या ये जो हम जब रिसर्च डेवलपमेंट की बात करें, चूँकि यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं एनईपी का, कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है उसमें जो हायर एजुकेशन का डिस्कशन हुआ है, आपको याद होगा वहाँ पर रिसर्च डेवलपमेंट पर बहुत फोकस किया गया है। तो इसमें ये कई सारे यहाँ पे क्रिटिसिज्म में सवाल उठाते हैं कि क्या जो स्टूडेंट है आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या आप ये सोच रहे हो कि स्टूडेंट अपनी पढ़ाई छोड़ करके न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखने लग जाएं, या फिर आप ये सोच रहे हो कि जो आईआईटी बॉम्बे का स्टूडेंट है या फिर जो शिवाजी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं वो जा कर के फ्लड को एनालाइज करें कि आखिर कोल्हापुर फ्लड आया कैसे, क्या हुआ। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ पर ये उठा रही हैं। Instead, national competition exams such as JEE, NEET, GATE have become de facto standards for education. तो एजुकेशन के लिए जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट करवाते हो ये एक प्रॉपर क्राइटेरिया बन चुका है, जिसमें कोई बदलाव एजुकेशन पॉलिसी में नहीं किया गया। तो और ये क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली यूथ के डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो जैसे आपको मालूम होगा कि जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसको भी अब थोड़ा सा रिलैक्स करने की बात कही गई है, चेंज करने की बात कही गई कि जो बच्चे एक रटने वाली एबिलिटी में चले जाते थे उनको उससे बाहर निकाला जाएगा। और यहाँ पे इनका भी सेम मानना है कि जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर इतना फोकस करते हैं, जेई हो गया, नीट हो गया, गेट हो गया, ये कुछ और नहीं करता बल्कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको और इनकरेज करता है। क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट है ऑब्वियसली अगर वो इंजीनियर लोकल पॉपुलेशन को इन कॉलेजेस में जाना है एग्ज़ाम पास करके, तो उनको जाहिर सी बात है एक अच्छे अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है, और वो अप्रोच उनको फिर कोचिंग सेंटर्स में प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसके लिए उनको हैवी पे करना होता है और उनके लिए वो वहाँ जाते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं से प्रमोट हो रही है, एंड येट देयर इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट सोसाइटी हैज़ नॉट बीन फॉर्मली मेजर्ड और एक्सेप्टेड बाय द एमएचआरडी। फिर कई सारे उन्होंने सवाल उठाए हैं, कई सारे क्रिटिसिज्म को यहाँ पर इंश्योर किया है कि जो जैसे अगर आप इकोनॉमी की बात कीजिए, आपने तो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया, राइट? किसके लिए आपने यहाँ पर कंडक्ट करवा दिया? प्रोफेसर के लिए या टीचर, ये जो आपका टीचर का कॉलेज टीचर का एग्ज़ाम होता है ये आपने करवा दिया, लेकिन आपने जो करिकुलम है उस पर कोई बदलाव नहीं। कैसे इकोनॉमिक्स जब आप एग्ज़ाम लेते हैं, इकोनॉमिक्स में जो 10वां चैप्टर है ये बताती हैं कि वो मिसिंग है, दैट इज़ द डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक प्लानिंग। तो आज के पर्सपेक्टिव में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि सोशोलॉजी जब हम पढ़ रहे हैं तो आपको अपने हिस्टोरिकल जो टर्म्स हैं जो सोशोलॉजी का वो तो आपने यूज़ किया, लेकिन आज मनरेगा के प्रोग्राम का क्या डेवलपमेंट है, उसका क्या सिनेरियो है, रीजनल लेवल पर क्या इम्पैक्ट है, उस पर फोकस नहीं किया जा रहा है। तो मतलब रियल टाइम जो चीज़ें हैं, क्या सरकार को अपने करिकुलम में अपनी जो एग्ज़ाम लेने का उनका तरीका है, जो ये टीचर्स के लिए ही यूजीसी नेट का एग्ज़ाम लेते हैं या बाकी स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या वहाँ पर बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है? इंजीनियरिंग के करिकुलम तक में दिक्कतें हैं वो यहाँ पर बता रही हैं। एंड दीज स्टैंडर्डाइजेशन इज़ मेयरली वर्ल्ड क्लास वूल पूल्ड ओवर आर आईज एंड नॉट बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ व्हाट द स्टेट नीड। तो हम कहीं ना कहीं ये जो पूरा सिस्टम बना रहे हैं, हमें हर चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि क्या पर्सपेक्टिव है, किस तरीके से स्टूडेंट की एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाया जाए। क्योंकि आप चाहे कितनी भी डिग्री ले लीजिए, आप एमए कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, लेकिन अगर एम्प्लॉयबिलिटी हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं अपने स्टूडेंट में, हायर एजुकेशन को गेन करने के बाद भी, हायर इन्वेस्टमेंट के बाद भी, अगर हायर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है तब भी जो एम्प्लॉयबिलिटी है अगर वो नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो फिर अल्टीमेटली इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, और इस पर फोकस करना चाहिए। वहीं जब कुछ राज्य सरकार कुछ इनोवेटिव टूल्स को लेकर के आती है, उन्नत महाराष्ट्र अभियान, इस तरह कोई भी इनोवेटिव प्रोग्राम्स को लेकर के आती है, तो उसको सप्रेस कर दिया जाता है या फिर रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, ये कह करके कि जो हायर एजुकेशन का सिस्टम है वो किसका है, सेंटर का है, वो यूजीसी संभालेगी। तो इस तरीके के कई सारे रेगुलेशंस हैं, उसको अप्लाई कर दिया जाता है, और उससे जो एक एडवांसमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाता। तो व्हाट इज़ टू बी डन? तो क्या होना चाहिए इसके लिए क्या होना चाहिए? रिफॉर्म। सबसे पहले तो क्या इंपॉर्टेंट शब्द आता है कि रिफॉर्म होना चाहिए। आपको बता दूं कि यूजीसी के लिए एक बिल भी आया है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन करके है, HCEI बिल आ चुका है, जिसमें कि यूजीसी को रिप्लेस करने की बात कही गई है। तो वो अलग मुद्दा है, उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है। तो इसमें कहा जा रहा है कि अभी अब हम जब कोर्ट की बात करते हैं तो सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे कि भाई एग्ज़ाम को टाल दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे जीना तो नहीं छोड़ देंगे लोग, तो इसका मतलब है कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या स्टेट उस हालत में है कि एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवा सकती हो इस पैंडमिक के समय में?
क्या वो ट्रांसपोर्ट से लेकर के कंप्यूटर्स तक को मैनेज कर पाएंगे, बिकॉज ये सारे एग्ज़ाम ऑलमोस्ट क्या होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को क्या स्टेट मैनेज करवाने की हालत में है। दूसरा ये है सवाल कि क्या कोई सेंट्रल कमिटी इसके लिए बनी है जो इन सारे कंसर्न्स को देख रही हो, जिसके पास सारा डाटा अवेलेबल हो। तो किस बेसिस पर ये एग्ज़ाम्स के लिए इतनी मारामारी चल रही है कि नहीं, आपको कंपटीशन करना ही होगा, आपको एग्ज़ाम क्रिएट करवाना ही होगा, कंडक्ट करना ही होगा, नहीं तो आगे के सारे रूल्स रेगुलेशंस बिगड़ जाएंगे। तो वही यहाँ पर आर्टिकल का मानना है कि आखिर क्यों, मतलब आप क्यों इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को इतनी ज़्यादा वरीयता दे रहे हैं ऑन द स्टेक ऑफ आवर स्टूडेंट्स लाइफ एंड द फ्यूचर एज वेल। So, secondly, students should understand that their future is bogged down by the higher education system and scientific bureaucracy, which is structurally flawed. तो यहाँ पे थोड़ा जैसा मैंने बताया शुरू से ही क्रिटिसिज्म है, और इन्होंने कहा है कि जो साइंटिफिक ब्यूरोक्रेसी अभी इम्प्लीमेंट हो रही है, हायर एजुकेशन का डोमिनेशन हो रहा है और इसमें स्ट्रक्चरल बदलाव की ज़रूरत है। स्टूडेंट को इस बात को समझना होगा, इट इज़ टाइम फॉर द स्टेट टू क्रिएट अ सिस्टम। स्टेट को एक सिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत है जहाँ पे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, स्टैंडर्ड्स बढ़े, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए यूथ को और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी पर फोकस किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है आज देश के लिए। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चंस का आंसर देख लेते हैं। कल आपको 62 से 67 नंबर तक क्वेश्चन दिया गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर द मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, रशिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान। तो कौन कौन इसमें होंगे, आपने आंसर किया है इसका, आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इसका आंसर। आई टी यू में देखिए पहला है, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे अगर आपको गेस करना हो, मान लीजिए आपको नहीं पता, आपको गेस करना है, तो आप गेस कैसे करेंगे। अब यहाँ पे रशिया और कजाकिस्तान का ऑप्शन तो आपको पहले वाले में बिल्कुल पता होगा कि हाँ रशिया तो है ही एससीओ में, राइट। और कजाकिस्तान भी अगर आपको याद हो, क्योंकि जो इंडिया और पाकिस्तान का मेंबरशिप मिला था एससीओ में, अगर आपको याद होगा, तो वो वाली जो मीटिंग थी वो यहीं पर हुई थी, कजाकिस्तान में ही हुई थी, अस्ताना में, और वहीं पर इंडिया और पाकिस्तान को इसमें फुल मेंबरशिप दिया गया था एससीओ में। तो कजाकिस्तान भी उस हिसाब से होगा। अब ऑप्शन बचता है तीसरा वाला, कि तीसरा वाला सही होगा कि नहीं होगा। तो अब इसमें आप जो हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है, क्योंकि ऐसे देश उसमें हैं, तो ताजिकिस्तान को इंक्लूड किया जा सकता है या उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है, हम कंफर्म नहीं है। तो हमें बी और सी में से एक ऑप्शन पर जाना होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर आईटीयू की बात करते हैं, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, अगर आपको ये वाला फैक्ट पता है तो फिर इसके बाद ऑप्शंस पर जाने की कोशिश कीजिए। देखिए वन अब सब में है, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो आपको ये देखना है कि वन सब में दिया हुआ है, चौथा वाला इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये सही होगा कि नहीं। तो ITU इज़ द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए अगर यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है तो ये ओल्डेस्ट तो हो सकती है, और ITU की जगह पर ऐसा कोई नया ऑर्गेनाइजेशन का आपने अगर नाम नहीं सुना है, यहाँ ऐसा कुछ जो इस चीज़ को मेंटेन करती हो, अगर आपने नहीं सुना है तो इसके हिसाब से ऐसा लगता है कि चौथा वाला सही होना चाहिए। अब चौथा सही होगा तो आप सीधा डी ऑप्शन पर जा सकते हैं, कि डी आप ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप दूसरा तीसरा भी एक बार पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ पर ब्रिक्स का जिक्र किया गया है कि इसको इस्टेब्लिश किस में किया गया, इसको जो बैंक है ब्रिक्स का वो कहाँ पर है, हेडक्वार्टर इन शंघाई एंड चाइना। तो ब्रिक्स का बैंक कौन सा है, आपको याद है। ब्रिक्स के अंतर्गत जो बैंक बना हुआ है उसका नाम क्या है, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। उसको जो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के का अपना सिस्टम चलता है, उसी के आधार पर इन देशों ने मिलकर के, जो 5 देश हैं इन्होंने मिलकर के बनाया है एनडीबी को, और इस हिसाब से हमें गेस करना है। तो इसके लिए हमें बैंक का नाम पता होना चाहिए, और अगर हाल ही में बनी है आपको याद है तो आप इसको गेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन में आंसर है सी। सी का मतलब क्या हुआ कि ताजिकिस्तान भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान लास्ट में जुड़ा है इसमें, ठीक है, ताजिकिस्तान पहले से है, तो ये ताजिकिस्तान भी, इसका मतलब तीनों इसमें सही दिया हुआ है। ITU में हम देख रहे थे 1 से लेकर के 4 तक, तो इसमें भी डी आंसर है, तो सारे ही ऑप्शन सही होंगे। ये जो यूनाइटेड नेशंस है उसकी एजेंसी भी है, इसके अलावा इसको 1865 में बनाया गया था, तो ओल्डेस्ट अभी तक ऑर्गेनाइजेशन इसको माना जाता है, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो ज़्यादातर जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं आप देखेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही आपको मिलेगा। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा क्लियर रखना है, एनवायरनमेंट के कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका आपको हेडक्वार्टर नैरोबी में मिलेगा,
राइट। तो ये हमें थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर रखना है कि किसका कहाँ पर हेडक्वार्टर पड़ता है। फिर हमने एनडीबी का जिक्र किया था, ब्रिक्स की जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसमें भी आंसर क्या है, सी। सी का मतलब है दोनों सही दिया हुआ है। इसका एक्सप्रेशन हम पढ़ सकते हैं कि एक मल्टीलेटरल बैंक है ब्रिक्स, एज यू नो। एनडीबी बनाया गया। अब एनडीबी को कब बनाया गया, तो एनडीबी का जो जिक्र हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था कि हाँ ऐसा बनेगा, ये 5th वाले में हुआ था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। डरबन साउथ अफ्रीका में है, वहाँ पे 2013 में एग्री हो गए थे देश कि चलो ऐसा बनाना है न्यू डेवलपमेंट बैंक को। लेकिन इसको 2014 में 6th जो ब्रिक्स समिट हुई थी वहाँ पर बनाया गया था, फोर्टलेजा ब्राज़ील में। ओके, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और ये फाइनेंस और डेवलपमेंट कोऑपरेशन करती है इन पांचों इमर्जिंग मार्केट्स के साथ। तो ये तो आप इजली गेस कर सकते हैं। हाँ, इसका जो हेडक्वार्टर है इसमें कन्फ्यूजन होता है कि आखिर हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है, वहाँ पे बीजिंग आ जाता है कई बार, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि जो एनडीबी है उसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप। ठीक है। VRR जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका 65 नंबर क्वेश्चन, ये देख लीजिए यहाँ पर। एक तो 65 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या था ये वॉलेंटरी रिटेंशन रूट, VRR। VRR में स्टेटमेंट गिवन है, ये एक स्कीम है, नाम पढ़िए इसका क्या है, वॉलेंटरी रिटेंशन रूट। इसमें पहला है तो रूट है, रूट मतलब पैसे वैसे आने का कोई रूट होगा या किसी भी तरीके का रूट होगा यहाँ पर। So it allows FPI to participate in repo transactions and it allows investor to invest in exchange trade fund, invest in a debt instrument। देखिए पैसे आने की बात हो रही है, जब पैसे आने की बात हो रही है तो हमें थोड़ा सा अवेयर रहना है कि पैसे आपको, अगर कोई बोलेगा हम आपको पैसे दे रहे हैं तो आप उसको मना थोड़ी करोगे, नहीं नहीं मेरे को पैसे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक अगर एक दो कोई एक्सेप्शंस ना हो, क्योंकि एक्सेप्शंस में अभी ये है कि अभी जो प्रेजेंट न्यूज़ चल रहा है बिकॉज ऑफ लद्दाख स्टैंड ऑफ, कि जो देश भारत के साथ बॉर्डर शेयर कर सकते हैं वहाँ से आने वाले इन्वेस्टमेंट को अब यहाँ परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, तो आपको याद रखना है अभी, क्योंकि अभी हाल ही में ये बदलाव किया गया है कि इन्वेस्टमेंट में जो लैंड बॉर्डर को हम शेयर करते हैं वहाँ से तो थोड़ा सा इसमें रेगुलेशन को फिर से इम्प्लीमेंट किया गया है इन्वेस्टर को लेकर के। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ है नहीं जिसमें कि हम लैंड बॉर्डर का जिक्र कर रहे हों। फिर अगला सवाल है 66 नंबर, कोयर जियो टेक्सटाइल। कोयर जियो टेक्सटाइल आपने कभी सुना है, कोयर वर्ड भी आपने सुना होगा तो आपको याद आ जाएगा कि ये जूट से संबंधित हो सकता है या ऐसे कुछ नेचुरल फाइबर संबंधित हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देख लीजिए, 55 नंबर का आंसर सी है, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। इसका आपको एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, जैसा मैंने बताया कि आपको लॉजिक यहाँ पर थोड़ा सा डेवलप करना है। और 66 में भी दोनों सही हैं, 67 में ए ऑप्शन है, दूसरा वाला गलत होगा। इसके बाद आपको आज का क्वेश्चन दिया हुआ है, आज के क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें।